हमें न किसी बात की चिंता है न किसी बात की फिक्र है। हमारी बातों में सिर्फ तुम्हारा यानी चाय का ही जिक्र है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल। और आज धमाल की सीमा का कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आज है हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जिन्हें आप पहले भी हमारे चाय बस्टर चैनल पर देख चुके हैं, लेकिन आज वो बतौर मेहमान पधारे हैं। तो भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस भाई। थैंक यू सो मच। पारस भाई एकदम यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बोल सकते हैं इनको, खगोल शास्त्री हैं और इसरो के सर्टिफाइड स्पेस ट्यूटर हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये एपिसोड करते हैं शुरू। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है चाय बस्टर्स के। मैं बड़ा फैन हूँ इसका, ब्लॉग्स का। क्या बात है, इस तरह से आप जो करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या है अपने आप में एक आर्ट ही तो है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी इज एन आर्ट। तो कलाकारों के साथ जब शो करते हैं तो फिर चांद एक नहीं 4 लग जाते हैं। और वही हुआ आज हम कलाकारों के बीच में गिरे हुए थे, बच्चे थे, बड़े थे, हमारे बुजुर्ग थे। इन सब से हमने क्या बात करी, जैसा कि शो का नाम है कॉस्मिक अल्फाज विद तन्मयज अमेजिंग स्पेस। बिल्कुल, वी आर तन्मयज अमेजिंग स्पेस एंड माई सेल्फ पारस शर्मा, जैसा कि इन्होंने बताया। और हम लोग सर्टिफाइड है इसरो से रिकॉग्नाइज हम लोग स्पेस ट्यूटर हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, जैसे कि आप सर के यूट्यूब चैनल पे आए, यहीं से आप डायरेक्ट होकर के भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगी डेली एस्ट्रोनॉमी न्यूज, जंतर मंतर। मंत्र वैसे मंत्र नहीं, वहाँ पे आप बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाओगे। तो ये सब चीजें मिलेगी। और आज जो हम एक्टर्स के बीच में आए, तो यार पहली बात ये रिवील सर है। हाँ, ये अभी रिवील मत कीजिए, क्योंकि रिवील करेंगे हम धीरे धीरे कि किस किस ने हमारा साथ दिया और कौन कौन और भी। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे नील सर है बड़े छुपे रुस्तम से हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको शो के दौरान भी पता लगेगा और आने वाले कुछ समय भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ये अंदर से एक मामूली एक्टर नहीं है या कोई ऐसे विद्यमान एक्टर नहीं है, ये एक कॉस्मिक एक्टर है। सही कहा मैंने? अब कॉस्मिक तो मैं नहीं इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा, या वो जनता समझ जाएगी, वो जनता के ऊपर है। देखते हैं जनता क्या समझती है। इससे पहले भी तन्मय अमेजिंग स्पेस को मैंने मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला था। ग्रीन कॉमेट जिस वक्त दिखाई दिया था, और उस वक्त हमने आकाशीय खगोलीय कई घटनाओं को अपने कैमरे में किया था कैद। और आज भी कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कुछ कॉस्मिक या कुछ बादलों के बीच से होते हुए, क्योंकि आंधी तूफान बारिश ने हमारा कहीं ना कहीं मूड खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भेदते हुए हम निकले अपने टेलीस्कोप से सीधे उनके पार। क्या हुआ, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। बिल्कुल मिलते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करने से पहले एक बार तालियां बज जानी चाहिए, क्योंकि बात कर रहे हैं हम स्पेस की। हाँ, तो एंथुसियाज्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नाम तो मेरा बता दिया आपको, पारस शर्मा। घर में मेरे को राजा बुलाते हैं, ठीक है। वैसे जब मैं शोज करता हूं तो उन शोज का नाम होता है कॉस्मिक अल्फाज, मतलब ब्रह्मांड के कुछ शब्द, उनको बयां करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक तरह से मीडिएटर हूं, बस, और कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। इसरो से हम लोग रिकॉग्नाइज्ड है, यूट्यूब चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, हर जगह हम लोग डेली एस्ट्रोनॉमी न्यूज के साथ आते हैं। मीम्स हो चाहे रील्स हो, हर एक फॉर्म में एस्ट्रोनॉमी को बिल्कुल आपके घर तक पहुंचाते हैं, ये हमारा काम है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप पहचान सको तो मजा आएगा, नहीं पहचानेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ये कौन है, जानते हैं आप इनको? गलत नाम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ, इनका नाम क्या है जो ऊपर? ये इंडियन लग रही है आपको? ये इतना तो श्योर है। कौन है? अरे वाह, तालियां। गलत आंसर। कोविड के जस्ट बाद ये स्पेस में गई थी, ये इंडियन थी और स्पेस में गई थी। इनका नाम है शिरीषा बांदला, और ये हमारे बिलियनर है जिनके साथ ये स्पेस में गई थी, ठीक है। तो स्पेस में अगर आपके माइंड में आता है कि कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स ही गई थी, तो अभी हाल ही में शिरीषा बांदला भी गई थी। वो पहले आता था ना कि चेहरा पहचानो जीतो इनाम, वो वाला ही साहब है यहाँ। तो कौन है ये? राहुल द्रविड़ का पार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ की सी झलक आ रही है, ठीक है। पर इनके छक्के कहीं और लगेंगे, प्रॉब्लम ये है बस केवल। ये है अनिल मेनन, जो कि चांद पे जाने वाली पोटेंशियल लिस्ट में इनका नाम है। आर्टिमिस जो मिशन जाएगा उसमें चांद पर ये जा सकते हैं, इनको तो जानते हैं। अरे वाह वाह, एक साथ नाम आएगा, विराट अनुष्का, क्या बात है। अनिल मेनन को कौन जानेगा यार, है ना, लेकिन इन्हें तो हमें जानना है। अभी डेट भी पता होगी एक दो जनों को, तो किस तारीख को गठबंधन हुआ था, है ना इनकी? 2000 अप्रैल। अच्छा, इनकी, अरे वाह देख लो इनकी बच्ची का नाम भी पता होगा। 2018
बच्ची का नाम हाँ ये वामिका वामिका। अनिल, मैंने नहीं पता, वामिका पता है हमें ना। चलो अच्छी बात है। अरे वाह, ये इंटरेस्ट है ना। हाँ, अभी जो चांद पर उड़ करके आएंगे 2024-25 में, उसमें पहली लेडी होगी। ये फर्स्ट लेडी होगी जिनका नाम है क्रिस्टियाना कोच, और ये पूरा क्रू है, ये चांद को फ्लाई करके आएगा। अभी ये फर्स्ट क्रू है, अपोलो के बाद में लोग जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, अभी तक हम लोग नहीं पहचान पाए विराट अनुष्का के अलावा, विरुष्का के अलावा। आगे कोशिश करेंगे, इन्हें तो जानते होंगे आप, कल्पना चावला। चलो तालियां खुद के लिए बजा दो एक बार, सही आपने जवाब दिया। और आप ऐसे सुस्त मत बैठे रहो यार, बिंदास बैठना एकदम। यार हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के आपके पास एक्टर बैठे हैं, चलो मेरा तो कोई बात नहीं, पर वो बैठे यार, खुश रहो। तो हम्टी तो पास हो गया, और नहीं तो क्या सर, मैंने कहा था ना। ठीक है, कल्पना चावला इनका नाम है। इसको जानते हो आप? ये गोल्डन रिकॉर्ड है। इसके अंदर हमारे बच्चे के रोने की आवाज भी है, बर्ड्स की भी आवाज है, इंसानों की, हर एक क्रिएचर की छोटी छोटी आवाज है, ट्रैफिक की भी आवाज है यहां तक की। और यहाँ पे हमारी लोकेशन भी है, हर एक चीज जो हमसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, वो सब इसमें डाल करके वॉयेजर मिशन 1975 में भी जाता है। ठीक है, अब उस मिशन का क्या काम था पता है? वो बस दूर जहां में जा रहा है, कभी कोई मिला कोई एलियन, तो जैसे ही इसके पास में आएगा वो, उसको पता लग जाएगा कि हाँ इंसान है। क्या इसमें डीवीडी प्लेयर नहीं, इसमें केवल और केवल ये फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। अगर उनके पास में ये टेक्नोलॉजी हुई तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्या है पाजी, क्या है ये? चांद। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है ना? फिर क्या है ये? पर ऐसे देखते ऐसा लग रहा है ना कि चांद ही हो गई है ना, लेकिन ये चांद नहीं, ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह, मर्क्यूरी, बिल्कुल। तो लगता है ऐसे रहा है कि बिल्कुल चांद सा हो ये, लेकिन ये चांद नहीं है। दिमाग खराब कर दिया। नील सर ने तो कहा था कि एस्ट्रोनॉमी में मजा आएगा, ये तो चेहरा चेहरा दिखा रहे हैं बस, केवल बात तो कुछ हो ही नहीं रही। चलो कोई ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये है चांद। ये भी नहीं है। फिर ये क्या है? ये बृहस्पति होगा। नहीं, ये हमारे सबसे बड़े ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, जानी तो जानते ही। ठीक है, ये क्या है? कोविड के टाइम इसका बहुत तगड़ा बोलबाला था इसका। सर आपसे पूछा नहीं मैंने। ये बताइए आप। लास्ट ईयर था कि पहली बार ऐसा कुछ उड़ाया गया, और इसने 51 फ्लाइट्स अभी तक हाइट पे जाकर के ले ली है। ये क्या है? ISI नहीं है सर, यार आप मेरे पंगा करवाने वाले हो। ये स्पेस स्टेशन है। ये कितनी हाइट पे है? यहाँ पे रहने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक दिन में, मतलब 24 घंटे में 16 बार सूरज के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये पूरी धरती के, पूरी अर्थ के जब राउंड करता है तो वो 16 बार कर देता है 24 घंटे में। तो इसलिए 16 बार यहाँ पे सनराइज और सनसेट होता है। और इसी कारण हमारे, अगर हम लोगों को लाइट में अगर हम सोए तो हमारी दिक्कत होने लग जाती है ना, रात की नींद रात की होती है, हम लोग सुनते हुए आए हैं। तो यहाँ पे इस तरह का पूरा क्रिएट किया गया है कि एलईडी से वहां पे पूरा नाइट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे और नाइट और डे का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया ना। तो इस कारण एलईडी की इन्वेंशन हुई, और वो इन्वेंशन हमारे घरों तक पहुंची, अदरवाइज एलईडी इन्वेंट नहीं होती। ये तो जानते होंगे। ये लेडीज है, ये खड़ी होकर के मंगल पे भारत को पहुंचाया था इन्होंने पहली बार में। तालियां एक बार। की टीम थी मिशन ऑफ मंगलयान जो था, उसके पीछे ये लोग वर्क कर रहे थे सारा। हमें अक्षय कुमार पता है, वो बात ठीक है, लेकिन पीछे वाली टीम थी। क्रेडिट्स में ये फोटो भी आती है लास्ट में मूवी के। ठीक है, ये मॉम टीम हो गई। ऐसे पर्सन है ये जो मतलब जी रहे हैं, जिनकी लाइफ चल रही है, और उनके नाम से क्रेडिट दिया गया है किसी मिशन को। जितने भी मिशन के नाम दिए जाते हैं हमेशा डेथ के बाद दिए जाते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है कि जिनके जीते जी किसी मिशन को इनका नाम दिया गया, पारकार। और ये ऐसा मिशन है जिसके लिए आए दिन न्यूज में आता रहता है कि सूरज को छू लिया इंसानियत ने। सन को स्टडी करने जा रहा है, लेकिन छुएगा नहीं, काफी दूर से है सन की। और अगर सरफेस तक की रेडियस देखते हैं हम लोग, 6,96,696,000 किलोमीटर उसकी रेडियस है। उसको 9 टाइम्स करो आप, इतना दूर तक ये जाकर के और उसके वहां से डेटा लेके आएगा। चलो बहुत अच्छी। और सबसे फास्टेस्ट अभी तक इंसान ने जो बनाए हैं, जितने भी स्पेसक्राफ्ट बनाए, जितनी भी जो मैक्सिमम स्पीड अचीव की है, वो इसी स्पेसक्राफ्ट की है। इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? शेप्स है। लेकिन क्या होता है, घर में शादी होती है ना,
तो घर में शादी होती है तो हम सबको तो खाना खिला के भेज देते हैं, लेकिन बहन बेटी नाराज हो जाओ आपने, है ना, बहन बेटी और जमाई नाराज हो जाओ तो बाना का ही करा पा, बाना अलग सु भी दूसरा तीसरा दिन दे रहा हूँ कि भाई जी ताको यार काजू कर लिया था किया या चीज होगी ना। तो इसी तरह से हम अपनों को थोड़ा सा प्यार ज्यादा करते हैं ना। तो हमारा अपना कौन है यहाँ पे ब्रह्मांड में जो हमारे करीब हो? मतलब वही तो, अच्छा ब्रह्मांड में हमारा करीबी कौन है? चांद और सूरज। तो सूरज से हमारे को ऊर्जा मिलती है ना, और चांद हमारे लिए आशिकी का प्रतीक है। दोनों चीज चलती है वहां पे ना। उस पेपर में देखना है भविष्य भी, उस पर भी कंफर्म कर सकता है। तो मैं यही आपको बताता हूँ, हम गलत है। राशियां 13 होती है, राशियां 13 होती है अगर हम बिल्कुल साइंस के हिसाब से या बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन के हिसाब से देखें। लेकिन हाँ, हमारा जो पंचांग है जिसमें 5 अंगों से पूरा कैलेंडर बनता है, उसके हिसाब से 12 राशियां। उसी तरह से हमने अपने हमारे प्यारे चांद को अपने आशियां नहीं दिए, क्योंकि उसकी भी डिमांड थी, वो भी करजवाई की तरह कुछ है। तो हमने उसको भी 27 श्योर या 28 पंचांग के अनुसार 27 और वैसे आप 13। चलो ठीक है, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो मैं भी वैसे आता हूँ। कौन से पंचांग के हिसाब से 27 है? शक संवत या विक्रम संवत? फिर शक संवत के हिसाब से कितने? विक्रम संवत के हिसाब से तो 12 और 27। अच्छा, तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ? विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य उज्जैन में था ना, हाँ। उससे शुरू। और शक संवत देखो, नक्षत्र 27 और 28 के बीच में हमेशा डिबेट रहती है, बहुत तगड़ी डिबेट है। साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अलग तरीके से चलता है, लेकिन हाँ आपने कहा 27 और 28। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो दोनों की डिबेट रहती है। चाइना इंडिया बहुत तगड़ी डिबेट रहती है इसके अंदर ना। इंडिया में भी साउथ के अंदर कई जगह 28 भी मानते हैं आज भी, और उसी हिसाब से वो लोग कुंडली वगैरह निर्धारण करते हैं। लेकिन हम बात करें साइंस की तो हमारे पास मान लेते हैं कि हम 27 नक्षत्र, तो उनको हमने दे दिया 28। हमारे पास टोटल कितने हो गए? कॉन्स्टलेशंस हो गए, उसमें से 12 हमारे पास में जोडिएक कॉन्स्टलेशन। बोले यार नील सर किसको बुला लिया पागल को, साला पेपर में 8 आता है, कभी 9 की बात होती है, 8 9 में से एक बोले तो समझ में आता है 13 क्या बता रहा है। तो हमारे पास 13 प्लैनेट है, उसमें से 8 जो है क्लासिकल प्लैनेट है, जो मेजर प्लैनेट है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब छोटे छोटे ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें प्लूटो भी आता है। तो 8 मेजर है, उसमें हमें 4 इनर प्लैनेट है, 4 रॉकी बॉडीज है। बाद में हम जाते हैं तो 2 आईसी है, कौन सी? 2 आईसी है, यूरेनस और नेपच्यून, और उसके पहले 2 सैटर्न और जुपिटर, कौन से हैं? गैसियस प्लैनेट है। तो इस तरह से हमारे पास में ये हो गए प्लैनेट। हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है, 100% श्योर है? मेजर सोर्स ऑफ जो एनर्जी है हमारा वो सन है। तो सन की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सूरज कहां से उदय होता है? तो आपने कहा कि सनराइज होता है ईस्ट से। सवाल पूछो कि मकर संक्रांति या फिर जो उत्तरायण होती है वो कब मनाते हैं? क्या जवाब आएगा? 14 जनवरी। बिल्कुल सही है, तालियां हो जाए इस बात पे। बारिश। यहाँ क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? तो ये क्या है? मौसम, सीजन्स। सीजन्स। आपको एक और हिंट दे दिया मैंने। अरे मतलब जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है ना, उस दिन होता है वो छोटा नहीं, सबसे बड़ा दिन। हमारी धरती झुकी हुई है। हमारी धरती ऐसे नहीं है जैसे, मान लो आप खड़े हो जाओ सर एक बार, ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, किसी के तो है ना। तो हमारी धरती यूं झुकी हुई है। अब सबको दिख रहा है सूरज की तरफ झुकी हुई है। अगर ये धरती घूमती घूमती इस तरफ आ रही है तो अब ये सूरज से दूसरी तरफ झुकी हुई आ रही है, राइट? आ रही है ना, इस तरह से चल रही है। ये धरती सीधी नहीं है, मतलब इक्वेटर लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, इस पे झुकी हुई है। तो अब देखो कि अगर सन यहां कहीं बीच में है और धरती यूं है, तो लाइट कहां पे ज्यादा आएगी? ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो गर्मी कहां पर होगी? और नीचे क्या होगी? अब क्या होगा कि मैं आगे आ गया, अब मैंने इसको यहां रख दिया, ठीक है। अब पकड़ के रखो ना, सन यहां है तो सन की लाइट डायरेक्ट कहां पे आ रही है? बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया? बराबर। तो दिन रात, हम पेपर में आता है कि दिन रात बराबर है, लेकिन दिन रात कभी बराबर नहीं होते वैसे, वो भी चलो कभी किसी दिन उस बारे में बात करेंगे। फिर ये घूम करके यहां पे आई तो अभी क्या हुआ? तो यहां पे क्या होगी और यहां पे क्या होगी? फिर दोबारा घूम के आई तो यहां पे सन कहां पे राइज हुआ? बीच में, इक्वेटर। फिर दोबारा यहां पे गर्मी। तो साल में 2 बार ही ऐसा हुआ कि सन बिल्कुल इक्वेटर पे आया, 2 ही बार हुआ केवल। बाकी टाइम पे या तो उत्तर की तरफ था या फिर
दक्षिण की तरफ था। तो इसी कारण जब आप सूरज देखने जाते हो तो आपको लगता है कि सूरज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। साल में केवल 2 दिन होते हैं। नहीं, 21 मार्च या 22 मार्च या 21 सितंबर या 22 सितंबर, 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सूरज पूर्व दिशा से राइज होता है। और ईरान के अंदर, जो ईरान देश है, वहां पे 22 मार्च को नववर्ष मनाया जाता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे सूरज राइज होता है। ठीक है, तो इस कारण सन कब राइज हुआ? मतलब 2 बार, इससे 21 मार्च और बाकी टाइम कहां पे हुआ सन? कभी वो नदन की तरफ जा रहा है, कभी वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम सन के पास है तो गर्मी तेज होती है, सही है? तो क्या हम सन से दूर भी जाते हैं? कभी हम पास, कभी हम दूर। तो जब हम पास होंगे सन के तो सन तो गर्म है, तो उस टाइम क्या होगा? है हाई गर्मी। जब हम पास होंगे तो गर्मी होनी चाहिए ना, गलत बात है अगर सर्दी हो जाए तो। और जब हम दूर होंगे तो ठंड होगी। 4 मतलब अपने मान लो कि 4 जनवरी का टाइम है, तो 4 जनवरी के टाइम क्या होती है? ठंड होती है। तो उस टाइम हम सन से कहाँ हैं? उस दिन हम सन के सबसे पास है। जिस टाइम ठंड होगी उस टाइम सन के हम सबसे पास होंगे। तो अभी क्या हुआ कि ये एक धरती एक ऐसी जगह है जहां पे सन इस पर्टिकुलर जगह पे आ गया, मतलब एकदम सदर्न की जगह पे आ गया, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया। 22 दिसंबर मकर रेखा पे सूरज आ चुका है। ठीक है, अब मकर रेखा पे 22 दिसंबर को आ रहा है सन। ठीक है, और 22 दिसंबर के बाद में क्या आएगी? 4 जनवरी। इस टाइम पे अर्थ जो है वो उसके पास में है, सन के पास में है, लेकिन सदर्न साइड है। नदन साइड में क्या है? हम लोग रहते हैं। तो यहां पे तो क्या होगी? गर्मी होगी ऊपर की तरफ, तो क्योंकि लाइट तो डायरेक्ट यहां आ रही है, ठंड होगी। लेकिन हम सबसे पास है उस दिन, उसके जो लाइट डायरेक्ट आ रही है वो लाइट नहीं आ रही वहां पे। तो इसीलिए जो झुकाव है, इसी के कारण अगर ये अर्थ झुकी हुई नहीं होती, अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो आप और मैं नहीं होते, ये श्योर है। क्योंकि इसके नहीं तो सीजन से नहीं होते भाई। मान लो कि अर्थ अगर यहां पे है तो लाइट अगर डायरेक्ट यहां आई तभी तो गर्मी हुई, जब ये यहां पहुंच गई तब यहां ठंड हो गई। तो अगर गर्मी, ठंड, बारिश वगैरह नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? हम है ही नहीं, हम तो केवल सीजन्स के ऊपर ही तो चलती है हमारी बॉडी। तो अगर यहां पे टिल्ट नहीं हो तो सीजन्स नहीं होंगे। विजुअलाइज हो रहा है ना कि हम पास है, झुकी हुई है, इस कारण जिस तरफ झुकी हुई है, जिस तरफ डायरेक्ट लाइट आएगी उस तरफ क्या होगी? गर्मी होगी। जिस तरफ डायरेक्ट लाइट नहीं आएगी वहां पे ठंड होगी। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? कोई दिक्कत है? यहाँ पे डेट्स भी आपके सामने लिखी हुई है, तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि देखो अब लाइट है वो बिल्कुल इक्वेटर पे जा रही है। यहाँ पे लाइट इक्वेटर पे नहीं जा रही, यहाँ पे लाइट आ रही है मकर रेखा पे 22 दिसंबर को। फिर सन दोबारा कहां पे जाने लगेगा? दोबारा इक्वेटर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सन जो है कभी नदन से राइज होता है, नदन साइड से, कभी सदर्न साइड से राइज होता है। और 2 तारीख केवल ऐसी होती है जब सन ईस्ट से राइज होता है, उसके अलावा ऐसे होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस तरह का अगर आप एक पर्टिकुलर जगह से, आप अपने घर से डेली फोटो कैप्चर करोगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके फोटो कैप्चर करो आप, तो आपको इस तरह से सूरज घूमता हुआ नजर आएगा पूरी साल की फोटो में। ये एक पर्टिकुलर जगह से फोटो ली हुई है, और ये जो मिड वाली जगह है ये मार्च और सितंबर की जगह है ना। बाकी टाइम ये ईस्ट और मतलब नदन और सदर्न की साइड सन जा रहा है। एक ही टाइम पे एक ही जगह से डेली फिक्स है। हाँ, डिफरेंट डेट्स पे आप फोटो लो। आप एक महीने के गैप से लोगे तो आपको वैसे अगर आप फोटो में नहीं लो, आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा किसी घर को लोकेशन मान लो और वहां जगह देखो सन इस तरफ भाग रहा है, फिर दोबारा सन इस तरफ आ रहा है। पारस वाकई पारस पत्थर से कम नहीं है। तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पृथ्वी से परे उस विस्तार में जो आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है, उसकी विस्तृत जानकारी हमें मुहैया करवाई। लेकिन हम आ गए हैं अब टेरेस पे। पारस अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ और भी जानकारियां हमें देंगे और हम खंगालेंगे अंतरिक्ष को उनके टेलीस्कोप से। जानेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन फिलहाल लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।